प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल बोरा, आपका विज्ञान अध्यापक, विज्ञान विषय की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अध्याय द्वितीय और जो व्याख्यान है वो दूसरा है। प्यारे बच्चों, अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बेटा जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शुद्ध पदार्थ के बारे में विज्ञान और सामान्य इंसान की अलग अलग धारणाएं हैं। सामान्य इंसान तो उस चीज को शुद्ध मानता है जिसमें कोई हानिकारक पदार्थ ना मिला हुआ हो, जबकि विज्ञान कहती है कि ऐसा पदार्थ जिसमें सारे कण एक जैसे हों वो शुद्ध है। तो विज्ञान के हिसाब से तो दूध जो है वो शुद्ध नहीं है, जबकि इंसान के हिसाब से दूध शुद्ध हो सकता है अगर उसमें कोई हानिकारक चीज ना मिली हो। ये जो ऊपर चित्र बना रखे, नमक, घी, दूध, हम लोग तो इन्हें कहते हैं कि शुद्ध हैं, बिल्कुल शुद्ध चाहिए, शुद्ध दे दिए। हमें दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं शुद्ध दूध दे दे, शुद्ध घी दे दे, शुद्ध नमक दे दे। यानी हम इनको शुद्ध कब मानते हैं? जब इनमें कोई हानिकारक चीज़ ना मिली हुई हो। पर विज्ञान के अनुसार ये तीनों ही शुद्ध नहीं है, क्योंकि इन तीनों में ही एक से अधिक पदार्थों के कण हैं। तो शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें एक ही पदार्थ के कण पाए जाते हैं। तो बताइए, जिसमें एक से अधिक पदार्थों के कण पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? प्यारे बच्चों, उसे मिश्रण कहेंगे। तो इसका मतलब पदार्थ दो प्रकार के हो गए, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना है उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे, और जिसमें एक या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के कण मिले हुए हैं उसे मिश्रण कहेंगे। फिर मैंने बता दिया मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। और फिर यह कहा था कि समांगी मिश्रण का दूसरा नाम क्या है? विलयन है। विलयन के दो भाग हैं, विलय और विलायक, और हमने विलयन के गुणधर्म भी पढ़ लिए थे। प्यारे बच्चों, सारा मैंने आपको करवा दिया था। आज हम बात करेंगे बेटा जी विलयन की सांद्रता। अब आपको यह पता होना चाहिए विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखिए बेटा, मैं एक थोड़ा उदाहरण देता हूं आपको। मैंने एक जग पानी ले लिया और उस एक जग पानी के अंदर मैंने 10 चम्मच चीनी डाल दी और उसको टेस्ट किया। फिर मैंने क्या किया, एक जग पानी और लिया और उसके अंदर मैंने 20 चम्मच चीनी डाल दी और उसको टेस्ट किया। तो विज्ञान की भाषा में मैं ये कहूंगा कि जो दूसरे वाला पानी है वो ज्यादा सांद्र है पहले वाले की बजाय। साधारण भाषा में तो मैं कहूंगा दूसरा ज्यादा मीठा है पहले की तुलना में, पर विज्ञान के अनुसार मैं कहूंगा कि ये ज्यादा मीठा इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा सांद्र है, और वो कम मीठा इसलिए क्योंकि वो कम सांद्र है। अब सांद्र का मतलब मैं सांद्रता के अनुसार बात कर रहा हूं, और सांद्रता में मैंने क्या देखा? कम मीठा और ज्यादा मीठा। और ये कम मीठा और ज्यादा मिठास किसके कारण? चीनी के कारण। और चीनी यहां पर किसका काम कर रही है? विलायक का। तो प्यारे बच्चों, विलायक क्या होता है? प्यारे बच्चों, सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है, सॉरी, विलायक नहीं, विले, मैं थोड़ा गलत बोल गया, विले। यानी चीनी यहां पर क्या है? विले, थोड़ी मात्रा में उपस्थित है ना, तो चीनी यहां पर किसका काम करेगी बेटा जी? विलय का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटे? विलय का। तो इसका मतलब सांद्रता बताते वक्त मैं किसका सहारा ले रहा हूं? विलय की मात्रा का। तो इसका मतलब दिए हुए विलयन में या दिए हुए विलायक में जितने विलय पदार्थ की मात्रा उपस्थित है उसे ही विलयन की क्या कहा जाएगा? सांद्रता कहा जाएगा। यानी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए हमें किसकी मात्रा देखनी पड़ेगी? विलय की मात्रा। अब विलय की मात्रा किस में देखोगे? या तो विलयन में देखोगे पूरे में, या जिस विलायक में विलय को डाला है उसमें देखोगे। तो अगर आपसे सांद्रता की परिभाषा पूछे तो आप विलयन की सांद्रता या सांद्रता की परिभाषा क्या दोगे? किसी दिए हुए विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की क्या कहा जाता है बेटा जी? सांद्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सांद्रता। तो किसी निश्चित तापमान पर विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। अब सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं?
संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आप विलयन के अंदर विलय को लगातार डालते जाओ, घोलते जाओ। घोलते घोलते बच्चों एक अवस्था ऐसी आएगी कि विलयन के अंदर और विलय नहीं गुड़ेगा। तो किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलय पदार्थ ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और अगर घोला जा सके तो उसे क्या कहेंगे बेटा जी? असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो अगर आपसे संतृप्त और असंतृप्त विलयन की परिभाषा पूछे तो प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे कि किसी निश्चित तापमान पर विलयन में यदि और विलय पदार्थ की मात्रा ना घोली जा सके तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। और यदि विलयन में किसी निश्चित तापमान पर और विलय पदार्थ घोला जा सके तो ऐसे विलयन को प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। प्यारे बच्चों एक बात और सुनिएगा, जब विलयन संतृप्त बन जाता है तो उसमें जितना विलय गुड़ना था वो गुड़ चुका होता है और नहीं गुड़ेगा। तो इसका मतलब संतृप्त विलयन में विलायक के अंदर जितना विलय पदार्थ घुला है उसे उस विलायक में उस विलय पदार्थ की घुलनशीलता कहेंगे। तो यहां पर एक शब्द घुलनशीलता भी आता है। तो घुलनशीलता की परिभाषा देनी हो तो हम क्या देंगे? घुलनशीलता की परिभाषा कि दिए हुए विलायक की मात्रा में किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलय घोला जा सकता है उसे ही उस विलय की उस विलायक में उस तापमान पर घुलनशीलता कहा जाता है। प्यारे बच्चों अब एक बात देखिएगा, पानी लीजिएगा, पानी के अंदर चीनी घोलिएगा और घोलते चले जाइएगा। प्यारे बच्चों घोलते घोलते एक अवस्था ऐसी आएगी कि पानी में चीनी नहीं घुलेगी। तो बेटा जी उस तापमान पर जब तक पानी में चीनी घुल रही थी तो वो असंतृप्त विलयन था, और जैसे ही पानी में चीनी घुलनी बंद होगी तो उस विलयन को प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। और संतृप्त विलयन बनाने के लिए किसी विलायक की किसी निश्चित मात्रा में जितना विलय घुलता है वही उसकी क्या कहलाता है बेटे? घुलनशीलता कहलाता है। अब आपने क्या देखा कि पानी में चीनी घुलनी बंद होगी तो आप उस पानी को गर्म करना शुरू कर दीजिए। जैसे हलवाई शादियों में चाशनी बनाता है, तो जैसे आप उस पानी को गर्म करोगे उसमें और चीनी घुलनी शुरू हो जाएगी। यानी तापमान को बढ़ा करके हम किसी संतृप्त विलयन को असंतृप्त बना सकते हैं। तो यानी तापमान में वृद्धि करने पर कोई भी संतृप्त विलयन असंतृप्त बन जाता है। प्यारे बच्चों तभी तो मैंने कहा था किसी निश्चित तापमान पर, यानी कोई विलयन अगर संतृप्त है तो वो उस तापमान पर संतृप्त है, तापमान बदलते ही वो संतृप्त नहीं रहेगा। अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो वो और विलय को अपने अंदर घोलना शुरू कर लेगा और वो क्या बन जाएगा? असंतृप्त बन जाएगा। यानी तापमान बढ़ा करके हम विलयन में और विलय घोल सकते हैं। अब ये कहता अगर तापमान कम करोगे तो क्या होगा? प्यारे बच्चों जैसे ही आप तापमान को कम कर दोगे ना तो तापमान कम करते ही पहले से गुड़ा हुआ कुछ विलय भी विलयन में से बाहर आ जाएगा। तो उसे कहते हैं कि वो और ज्यादा संतृप्त हो गया, उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब आप ये कहोगे जी विलय विलयन में से बाहर आ गया, हमने तो ऐसा नहीं देखा बच्चों आपने। हलवाई जब चाशनी तैयार करता है गर्म करके तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी घोल लेता है, और जब वो मिठाई बना लेता है और ये कहता है कि अब तो बहुत रात होगी बाकी मिठाई सुबह बनाएंगे, तो वो चाशनी को ऐसी छोड़ देता है। वो अब चाशनी ठंडी होने लग जाती है, तो सुबह जब आप आकर के देखोगे तो उस चाशनी के ऊपर चीनी की एक परत बनी हुई मिलती है आपको। तो ठंडा होने पर विलयन में से क्या बाहर आ गया बेटे? विलय बाहर आ गया, तभी वो परत बनती है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सांद्रता के बारे में समझ गए होगे। सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब विलयन, दिए हुए विलयन या विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त।
जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा न घोली जा सके तो उसे क्या कहा जाएगा, संतृप्त कहा जाएगा। और घोली जा सके तो क्या कहा जाएगा, असंतृप्त। दोनों काम किसी निश्चित तापमान पर होने चाहिए। अगर किसी संतृप्त विलयन का तापमान बढ़ा दें तो वो क्या हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, यानी और विलेय घोल लेता है। और घटा दें तो वो अति संतृप्त हो जाता है, यानी पहले से घुले हुए विलेय में से कुछ विलेय को बाहर निकाल देता है। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास परिभाषाएं हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए हमारे पास बहुत सी विधियां हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ 3 विधियां रखी गई, आप वो 3 समझिएगा। पहली विधि है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, W को मैं द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान क्या है, ऊपर हम किसकी मात्रा रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताइए सांद्रता में हमें किसकी मात्रा निकालनी है, विलेय की मात्रा निकालनी है। तो बताइए ऊपर किसका द्रव्यमान आएगा, विलेय का। नीचे किसकी रखते हैं, जिसमें निकालनी है। तो बताइए सांद्रता के लिए विलेय की मात्रा हम किसमें देखते हैं, या तो विलयन में या विलायक में, पर यहाँ पर विलयन में आएगा। तो इसका मतलब अगर हम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान सांद्रता की बात कर रहे हैं तो ऊपर किसका द्रव्यमान आएगा, विलेय का, ग्राम में। नीचे किसका द्रव्यमान आएगा, विलयन का। और गुणा में क्या लगा देंगे बेटे, 100 लगा देंगे, तो ये प्रतिशत सांद्रता आ जाएगी। ऐसे ही एक और है, और वो क्या है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो ऊपर क्या लेंगे, विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि ऊपर तो द्रव्यमान है। नीचे क्या लेंगे, विलयन का आयतन, क्योंकि नीचे तो विलयन लेना है। और विलयन का V यानी आयतन, और गुणा में क्या हो जाएगा बेटा जी, 100 हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या कहेंगे बेटे, द्रव्यमान बटे आयतन। और तीसरा क्या है, आयतन बटे आयतन। तो ऊपर आयतन बटे आयतन, V बटे V। तो नीचे क्या हो, ऊपर क्या होगा, विलेय का आयतन, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, और गुणा में क्या होगा बेटा जी, 100। यानी आपके सिलेबस में सांद्रता की जिस इकाई को लिया गया है प्यारे बच्चों, उसे हम प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, प्रतिशत सांद्रता। यानी आपके सिलेबस में विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए प्रतिशत सांद्रता को चुना गया है। प्रतिशत सांद्रता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है प्रतिशत सांद्रता। एक द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या बोलेंगे इसको, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। और एक क्या है, आयतन प्रतिशत। बताओ आयतन प्रतिशत कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कैसे, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत और आयतन बटे आयतन प्रतिशत। इनमें जो ऊपर रखना वो विलेय का रखना, जैसे यहां पर विलेय का द्रव्यमान, यहां पर विलेय का द्रव्यमान, यहां पर विलेय का आयतन। और नीचे जो रखना वो विलयन का रखना, यहां पर विलयन का द्रव्यमान, यहां पर विलयन का आयतन, यहां पर विलयन का आयतन। और प्रतिशत के लिए तीनों को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। गुणा में 100, गुणा में 100, और यहां पर भी गुणा में क्या आ जाएगा बेटा जी, 100 आ जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आप इनको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं आपको कुछ प्रश्न कराता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद बदन जी। प्रश्नों को ध्यान से सुनना बच्चों अच्छी तरह से। ये कहता एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम विलेय मिलाया गया है, ये प्रश्न है। यानी कितना विलायक ले लिया, 320 ग्राम। उसमें नमक यानी विलेय, देखिए विलायक कौन है, जल, और विलेय कौन है, नमक। कितना गोला है, 40 ग्राम। विलयन की क्या निकालो, सांद्रता। जब दोनों का द्रव्यमान ले रखा है तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान लगेगा। तो बताइए इसके अंदर ऊपर किसका द्रव्यमान आएगा, विलेय का। कितना द्रव्यमान है, विलेय का 40 है भाई। नीचे किसका द्रव्यमान आएगा, विलयन का, पर विलयन का द्रव्यमान तो दे ही नहीं रखा, 320 मत रखाना, 320 तो विलायक का द्रव्यमान है। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात तो पता होनी चाहिए, और पहले भी बता चुका हूँ पर बता देता हूँ दोबारा, परिभाषा में कर चुके हैं। विलयन किसके बराबर होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो बताओ बच्चों विलयन किसके बराबर होता है, विलयन होता है विलेय प्लस में विलायक।
बताइए विलेय कितना है 40, विलायक कितना है 320, तो विलयन कितना हो गया 360 हो गया प्यारे बच्चों। तो आपने 40 बटे में क्या लिखना है बेटे 360, 320 मत लिखाना। आगे समझ में? तो देखिए विलयन का द्रव्यमान 40, विलायक का द्रव्यमान 320 और विलयन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया 360। जब द्रव्यमान दे रखा है तो सांद्रता के लिए कौन से प्रतिशत को चुनेंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो ऊपर किसका द्रव्यमान आएगा, विलेय का 40, नीचे किसका आएगा, विलयन का 360 गुणा में 100% आ जाएगा बेटा जी। आशा करता हूँ बच्चों समझ गए होंगे आप इस चीज़ को अच्छी तरह से। चलिए बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं विलयन के बाद अब निलंबन के बारे में। अब निलंबन में ये क्या कहता है कि दो प्रकार के विलयन थे प्यारे बच्चों, समांगी और विसमांगी। तो जब विलेय विलायक में इस प्रकार से गुड़ जाए, इतने छोटे छोटे कणों में टूट जाए कि उसके कण ना तो हमें आंखों से नजर आए, नगन आंखों से, और ना ही हमें सूक्ष्मदर्शी से नजर आए प्यारे बच्चों, उसे समांगी विसरण कहते हैं और वो विलयन है। पर अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल तो गया और घुलने के बाद प्यारे बच्चों वो हमें नगन आंखों से ही नजर आ रहा है। जैसे पानी के अंदर मिट्टी के कण, तालाब का या नहर का पानी उठाओ, उसके अंदर मिट्टी के कण आपको नगन आंखों से, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंगी आंखों से ही नजर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, निलंबन। बल्कि मैंने एक शब्द उपयोग किया, गुल तो गया, गुलते ही नहीं है, गुल गया तो दिखेगा ही नहीं। यानी जब एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाते हैं और वह पदार्थ उसमें नहीं गुड़ता है और छोटे छोटे कणों के रूप में हमें नगन आंखों से ही नजर आता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबन। अगर निलंबन का उदाहरण देना हो तो बहुत शानदार उदाहरण है मड्डी वाटर, मिट्टी मिला हुआ पानी, यानी तालाब का पानी या नहर का पानी। अब ये कहता निलंबन के गुणधर्म बताओ। पहला गुणधर्म है कि निलंबन विसमांगी मिश्रण। विसमांगी की मिश्रण क्यों है, क्योंकि पदार्थ पूरी तरह से मिले ही नहीं, हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं। दूसरा है इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, कण बड़े होने के कारण जब इनमें से प्रकाश की किरण जाती है तो इनके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसलिए इनमें से गुजरते हुए प्रकाश का मार्ग हमें नजर आता है। जबकि विलयन में ऐसा नहीं था, विलयन के कण इतने छोटे थे कि वो प्रकाश को नहीं फैला पाए, इसलिए हमें उनमें प्रकाश का मार्ग नजर नहीं आता था। और अंतिम, जब इन्हें शांत छोड़ दोगे, तालाब के पानी को शांत छोड़ देना, तो आप देखना थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और उसे छान करके अलग कर सकते हैं। यानी कि निलंबन स्थायी नहीं होता, निलंबन क्या होता है बेटे, अस्थायी होता है। और इसके कणों को हम इस निलंबन को थोड़ी देर शांत छोड़ करके इसके पदार्थ इसके कणों को इससे अलग कर सकते हैं। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप समझ गए होगे बात को अच्छी तरह से। तो निलंबन के क्या क्या गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है, विसमांगी मिश्रण है। दूसरा गुणधर्म क्या है, इसके कण नगन आंखों से ही देखे जा सकते हैं। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, इसके कण बड़े होने के कारण अपने में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसके कारण इनमें से गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग हमें नजर आता है, दृष्टिगोचर होता है। तीसरा, इनके कण बड़े और भारी होने के कारण जब निलंबन को शांत छोड़ते हैं तो कण नीचे बैठ जाते हैं और इन्हें छान करके या वैसे निथार करके अलग किया जा सकता है प्यारे बच्चों। इसीलिए हम कहते हैं बेटा जी, यानी इन्हें छानना विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं और प्यारे बच्चों इन्हें निथारना विधि के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। निथारने का मतलब क्या होता है, शांत बैठिए फिर बिना हिलाए आराम से ऊपर वाले पानी को अलग कर लो, इसे निथारना विधि कहते हैं। इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, ये क्या है बेटा जी, अस्थायी है। तो पदार्थ की दो प्रकार हमने पढ़ लिए। अब ये कहोगे जी पदार्थ की दो अवस्थाएं, अब ये कहोगे जी पदार्थ की अवस्थाएं तो पिछले लेसन में पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पदार्थ का एक विभाजन होता है पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर, और वो विभाजन जो है वो पिछले लेसन में पढ़ा था। तो पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा था, ठोस, द्रव और गैस।
पदार्थ का एक विभाजन है कणों के आकार के आधार पर। तो कणों के आकार के आधार पर भी पदार्थ के 3 ही भाग हैं, जिनमें से एक हमने पढ़ा विलयन और एक हमने पढ़ा निलंबन, और इसके बाद अगला जो है बच्चों वो कोलोइडल है। तो कोलोइडल जो है वो प्यारे बच्चों बीच का है। किसके बीच का? विलयन और निलंबन के। यानी विलयन से तो इसके कण बड़े हैं और निलंबन से इसके कण छोटे हैं। बाकी बातें प्यारे बच्चों आपको मैं कल वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं बच्चों इस लेक्चर को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों घर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, और कोरोना नियमों का पालन जरूर करना है। यानी अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और प्यारे बच्चों मास्क का उपयोग जरूर करना है। और आपके परिवार में जिन लोगों की भी आयु भी 18 या 18 वर्ष से ऊपर है, सभी बच्चे उनको कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।